क्रिएटिव प्रॉपर्टी, हाँ उसके बारे में सब बता दी थी मैम, आईपी के बारे में। मैम इसमें आपने हाँ बोलिए। इसमें आपने जो डोमेस्टिक सपोर्ट में एक ब्लू बॉक्स के बारे में बताया था ना, हम्म उस, उसको थोड़ा सा मैम तो शॉर्ट में एक बार और बता दीजिए। देखिए, जो ये तीनों जो सिस्टम है ना, सब्सिडियरी देने का सिस्टम है। तो ब्लू बॉक्स सब्सिडियरी क्या हुआ, जिससे हम प्रोडक्शन कम कर दें, ऐसा सब्सिडियरी जो कि प्रोडक्शन कम कर मतलब हो जाए, ताकि बाहर जो हम लोग भेजते हैं उतना ज्यादा मतलब सस्ता ना हो पाए। ठीक है, दैट इज ब्लू बॉक्स सब्सिडियरी। प्रोडक्शन को कम करने के लिए जो कोशिश करती है सरकार, ठीक है, उसको हम ब्लू बॉक्स सब्सिडियरी में रखते Yes, हैं। ठीक है, yes, और कुछ? नो मैम। ठीक है, तो अब बस एग्रीमेंट में दो बचा हुआ है, ट्रिप्स और ट्रिम्स। बाकी जो आपका टेक्सटाइल वाला है वो अब है नहीं, है अबॉलिश हो चुका है। ठीक है, अब चाहे तो एक बार रीडिंग मार दीजिए। पहले माइक्रो फाइबर एग्रीमेंट था, उसके बाद टेक्सटाइल एग्रीमेंट आया, और अब वो भी नहीं है। ठीक है, अब वो भी एबॉलिश हो गया, इसीलिए उस हिसाब से वो इम्पोर्टेंट नहीं रह गया। तो अब ये ट्रिप्स और ट्रिम्स सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ट्रिप्स भी हम लोग ऑलमोस्ट कवर कर लिए थे, समझ रहे, एक्सप्लेनेशन पार्ट तो हो गया था कि जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के प्रिवेंशन प्रिकॉशन की जो बात होती है, ठीक है, उसको यस सेव करने की जो बात होती है, वो सारा एग्रीमेंट ट्रिप्स के अंदर आ जाता है। ठीक है, तो ट्रिप्स में क्या लिखवाया गया था? मैम, ट्रिप्स में वो था कि 50 इयर्स तक हम ये अपनी प्रॉपर्टी को सेव कर सकते हैं। कॉपीराइट। कॉपीराइट ठीक है। 50 इयर्स तक होता है। हम्म, यस मैम। और इसमें यही होता है कि कोई बिना मुझसे पूछे मेरा कॉपीराइट नहीं बना सकता है। हम्म। और ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होता है जिसमें हम लोग का ऑथर का क्रिएटिविटी को भी हम लोग शामिल करते हैं, हाँ, एजुकेशन तो को भी, ये सब आर्ट आ वर्क को जाएगा भी आपको शामिल करते हैं। कॉपीराइट में। जो आप बोल रहे हैं वो कॉपीराइट है। अभी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में सिर्फ कॉपीराइट नहीं आता, इसके अलावा ट्रेडमार्क भी आता है, बताया गया था, है ना? तो अब नो नेक्स्ट मैम, देखिए। ट्रेडमार्क हाँ, ट्रेडमार्क ट्रेडमार्क नहीं वगैरह हुआ नहीं था। डिस्कस। ठीक है, सिर्फ कॉपीराइट डिस्कशन हुआ था। तो कॉपीराइट किसके लिए होता है? किसी क्रिएटिविटी के लिए, जैसे आप कोई पोएम लिख दिए या फिर कोई स्टोरी लिख दिए, ठीक है, तो उसको सेव करने के लिए हमारा ये होता है कॉपीराइट। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, दैट इज ट्रेडमार्क। जैसे देखिए होंगे नाइकी का जो सिंबल है, कोई और कॉपी नहीं कर सकता, है ना? या फिर एडिडास का जो सिंबल है, कोई और कॉपी नहीं कर सकता। ठीक है, तो सेम ट्रेडमार्क का लिखिए, इट इज अ सिंबल। ट्रेडमार्क इज व्हाट? इट इज अ सिंबल which identify a particular product, which identify a particular product, ठीक है, रजिस्ट्रेशन, फुल स्टॉप के बाद लिखिएगा, रजिस्ट्रेशन एंड रिन्यूअल of a trademark is for a period of not less than 7 years। ठीक है, उसमें था कॉपीराइट में था 50, इसमें है 7 years। ठीक है, जो ब्रांड वगैरह आप जो देखते हैं, ठीक है, उसको हम ट्रेडमार्क की कैटेगरी में रखते हैं। अब नेक्स्ट आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, देखिए ज्योग्राफिकल इंडिकेशन आपका इजी हो जाता है। आपको पहले प्राय कोई आइडिया ज्योग्राफिकल इंडिकेशन के बारे में? ज्योग्राफिकल मतलब कि ज्योग्राफिकल यही मतलब होता ना कि हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ से देखिए, ज्योग्राफी के बिटवा के पूरा वर्ल्ड मतलब कवर रहता ज्योग्राफिकल है। मतलब जगह। ठीक है, यस मैम। किसी किसी जगह का कुछ कुछ चीज बहुत ज्यादा फेमस होता है, जैसे दार्जिलिंग की चाय, है ना, नागपुर का संतरा। ठीक है, ये सब क्या है, दे आर वेरी मच फेमस। ठीक है, हम लोग इसी नाम से, दार्जिलिंग का चाय है तो बहुत अच्छा ब्रांड है। ठीक है, तो यही चीज, यही होता है आपका ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, कि कहीं किसी प्लेस का जो चीज फेमस होता है उसको आप कॉपी नहीं कर सकते। ठीक है, गवर्नमेंट एक पूरा लिस्ट निकालती है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का, उसमें कुछ ना कुछ एड ऑन भी होते रहता है, राइट? तो उसी को हम लोग ज्योग्राफिकल इंडिकेशन कहते हैं। अगेन उसको भी आप लोग मतलब अपने नाम पे कुछ भी कॉपी नहीं कर सकते। ऑलराइट, तो ये हो गया ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। लिखाने की जरूरत है कि समझ गए? एग्जाम्पल सिर्फ लिख नो दीजिए, जो मैम। याद आ जाएगा। दार्जिलिंग की चाय लिखा हुआ आपके मॉड्यूल में ऑलरेडी है। ठीक है, बाकी पेटेंट। पेटेंट, अब पेटेंट किस पे करवाया जाता है? ज्योग्राफिकल इंडिकेशन तो पता चल गया, जगह के अकॉर्डिंग जो फेमस है वो। ट्रेडमार्क समझ में आ गया, ब्रांड का जो सिंबल है वो। कॉपीराइट समझ में आ गया कि कुछ क्रिएटिविटी वाला काम हुआ, अग्रीड।
प्रोटेक्शन है। ना व्हाट अबाउट पेटेंट? पेटेंट हम किसके ऊपर करवाते हैं? इसको तो मानता नहीं। इन्वेंशन पे। पेटेंट हमेशा इन्वेंशन पे होता है। इन्वेंशन मतलब पर क्या हुआ? क्रिएटिविटी और इन्वेंशन तो इन्वेंशन। क्रिएटिविटी। नहीं, क्रिएटिविटी और इन्वेंशन में फर्क है, ठीक है। यस इन्वेंशन मैम, तो सब लोग यूज कर सकते हैं। अब जैसे हाँ, यस मैम, जैसे मान लीजिए रिसर्च जो निकलता है सब यूज करते हैं। पानी से चलने वाली कार को आप इन्वेंट किए, दिस इज व्हाट? इन्वेंशन। एंड ये आपका जनरल पब्लिक के काम आ सकता है, ठीक है। कंप्यूटर इज एन इन्वेंशन, बल्ब इज एन इन्वेंशन, ठीक है। हमारा ये सारा क्या चीज है? टेलीफोन इज एन इन्वेंशन, ठीक है। समझ पा रहे हैं कि नहीं? पेटेंट, ये इनोवेशन और क्रिएटिविटी में क्या डिफरेंस है? क्रिएटिविटी की कुछ भी आप क्रिएटिव कर रहे हैं, पेंटिंग आप क्रिएटिव कर रहे हैं, स्टोरी क्रिएटिव है, ये आपके दिमाग का उपज है। लेकिन पेटेंट क्या कर रहे हैं? आप फर्दर मार्केट में उतारेंगे उस चीज को, ठीक है। जनरल पब्लिक के लिए यूज जनरल पब्लिक के लिए कुछ नया चीज आप कर रहे हैं, लेकिन हाँ, इसको भी कोई कॉपी नहीं कर सकता। इसके लिए आपको 20 ईयर्स का है ऑनरशिप। 20 ईयर्स के बाद फिर से आपको ऑनरशिप रिन्यू करवाना पड़ेगा, ठीक है। 20 ईयर्स तक अगर आप कोई यूज कर रहा है तो अगेन उस प्रोसेस को यूज कर रहा है तो अगेन उसको परमिशन लेने की जरूरत है, नहीं तो फिर 20 ईयर्स तक कोई कॉपी नहीं कर सकता, और 20 ईयर्स के बाद फिर ओनरशिप रिन्यू करवाना होता है, ठीक है। क्लियर? अब नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल डिजाइन। इंडस्ट्रियल डिजाइन भी जैसे मान लीजिए कोई सॉफ्टवेयर कोई इन्वेंट किया, ठीक है, सॉफ्टवेयर वगैरह बनाया, तो ये इंडस्ट्रियल डिजाइन के अंदर आ जाता है। इसका होता है ईयर आपका 10 ईयर्स का। 10 ईयर्स तक कोई कॉपी नहीं कर सकता, बाद में आगे ओनरशिप को रिन्यू करवाना, ठीक है। यही सब था इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में, यही सारा कुछ आता है, ठीक है। कॉपीराइट, ट्रेडमार्क। लेआउट भी है ना मैम? हाँ, लेआउट। इंडस्ट्रियल डिजाइन लेआउट तो आपका मशीन का लेआउट होता है। लेआउट को इसमें कंसीडर कैसे कर सकते हैं? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी तो हुआ नहीं। व्हाट इज लेआउट? एक सीक्वेंस में कोई मशीन, जैसे मान लीजिए कार वॉश के लिए हम लोग लेके जाते हैं, कार वॉश के लिए कभी गए हैं, देखे हैं? देखे नाम दूर से। हाँ, तो मशीन का जो अरेंजमेंट होता है दैट इज व्हाट वी कॉल इट एज लेआउट, ठीक है। मशीन का जो अरेंजमेंट होता है दैट इज लेआउट, तो वो हम इसमें कंसीडर नहीं करेंगे। नाउ नेक्स्ट एग्रीमेंट इज ट्रिम्स। ट्रिम्स, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर। ट्रिम्स, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर, ठीक है। इसमें जैसे नाम ही सजेस्ट करा, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर, यानी ट्रेड से रिलेटेड जितना भी इन्वेस्टमेंट है, कोई बाहर की कंट्री अगर कर रही है मान लीजिए अपने देश में, तो हम लोग उसको फॉरेन इन्वेस्टमेंट की तरह ट्रीट नहीं करेंगे, एज ए नेशनल इन्वेस्टमेंट ही हम लोग ट्रीट करेंगे, कोई भेदभाव नहीं करेंगे, ठीक है। अब जैसे कस्टम वगैरह अगर लगता है कोई गुड्स पे, तो ये आप समझ लीजिए कस्टम लगता है हमेशा बाउंड्री पे, टेरिटरी जब इंटर करते हैं तब लगता है, टेरिटरी इंटर करने के बाद फिर कोई भेदभाव ना रहे, अंडरस्टूड। सो ये होता है आपका ट्रिम्स, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर, हो गया। इसमें एक दो लाइन लिख लीजिए, रिमूवल एट ऑल ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट बैरियर, रिमूवल ऑफ ऑल ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट बैरियर। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, ट्रीट एज नेशनल कंपनी, ट्रीट एज नेशनल कंपनी to foreign investment company, to foreign investment company. Next point, last point होगा, any member country does not restrict the, any member country does not restrict the entry of foreign investor, full stop. It required free import of, it required free import of raw material or component. ठीक है, तो ये था आपका इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट्स। इसके अलावा एंटी डंपिंग एग्रीमेंट होगा, ठीक है। एंटी डंपिंग एग्रीमेंट बस समझ लीजिए क्या होता है। जैसे मान लीजिए कोई गलत इंटेंशन से कुछ अगर आपके देश में डंप कर रहा है, ठीक है, जैसे चाइना का था,
है ना, अपने लोकल मार्केट पे अफेक्ट हो रहा था ना, जैसे कुछ आपका ट्यूनिंग बल्ब हो गया या खिलौना वगैरह हो गया, टॉयज वगैरह हो गया, जो हमारा लोकल मार्केट है उससे बहुत ही सस्ते दाम में आपको चाइना का सारा प्रोडक्ट मिल रहा था, ठीक है। यस इंडिया क्या कर सकती है इसके ऊपर, एंटी डंपिंग का ये चार्ज लगा सकती है कि हाँ ये डंपिंग करने की कोशिश कर रहा है, और एंटी डंपिंग चार्ज लगा करके इसको फिर हटा सकती है, अंडरस्टूड, ताकि वो आपके लोकल मार्केट को हैम्पर ना करे, ठीक है। ये सब फेमस एग्रीमेंट हुआ था आपका WTO के अंदर। और इसके अलावा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म से, जो आपके मॉड्यूल में तो कहीं नहीं मिला, लेकिन इससे क्वेश्चन आता है कि डिस्प्यूट सेटलमेंट कब तक होता है। तो ये बस छोटा सा मैं बस उसको डेट लिखाते चले जाती हूँ, किसके पास कितने दिन रहता है, किसके पास कितने दिन रहता है, अंडरस्टूड। यस तो नेक्स्ट टॉपिक आप दे दीजिए WTO सेटलमेंट, WTO डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म। तो इसमें देखिए सबसे पहला आता है कंसल्टेशन, पहला बॉडी है कंसल्टेशन कॉमा मेडिएशन। कोई डिस्प्यूट होगा सबसे पहले आप वहां जाके कंप्लेन कर सकते हैं, कंसल्टेशन और मीडिएशन, ठीक है। जैसे हम लोग कंज्यूमर प्रोटेक्शन में पढ़े थे ना कि कुछ भी डिस्प्यूट होता है तो मिडिल पर्सन है, तो यहाँ पे मिडिल पर्सन आपका कंसल्टेशन मीडिएशन ये सब आपके मिडिल पर्सन है। तो यहाँ पे आपके पास कितने दिन का टाइम है, 60 डेज का। कंसल्टेशन के सामने लिखिए 60 डेज। 60 डेज के अंदर अगर सेटलमेंट नहीं हुआ तो आप जाएंगे पैनल सेटअप के पास, पैनल सेटअप एंड पैनलिस्ट अपॉइंटमेंट, पैनल सेटअप एंड पैनलिस्ट अपॉइंटमेंट। कब तक, 45 डेज हो गया। नेक्स्ट लिखिए फाइनल पैनल रिपोर्ट, फाइनल पैनल रिपोर्ट टू पार्टीज। आवाज आ रही है? मैम 45 डेज के बाद और कुछ बोले थे, 45 डेज के बाद और कुछ बोले थे। उसके बाद नेक्स्ट हो गया आपको रिपोर्ट देना होगा पैनल को 46 मंथ के अंदर। तो उसमें आप लिखिए पैनल, फाइनल पैनल रिपोर्ट टू पार्टीज, फाइनल पैनल रिपोर्ट टू पार्टीज कब तक, 6 मंथ के अंदर, 6 मंथ पैनल, फाइनल पैनल रिपोर्ट टू पार्टी, उसके सामने लिखिए 6 मंथ। नेक्स्ट है फाइनल पैनल रिपोर्ट टू WTO मेंबर, फाइनल पैनल रिपोर्ट टू WTO मेंबर, इसके सामने लिखिए 3 वीक, हो गया। नेक्स्ट है आपका डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी, नेक्स्ट डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी एडप्ट्स रिपोर्ट, इफ नो अपील, ब्रैकेट में लिखिएगा इफ नो अपील। डिस्ट्रीब्यूट सेटल बॉडी, डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी एडॉप्ट्स रिपोर्ट, ब्रैकेट में इफ नो अपील, ये कब तक, 60 डेज। तो मैम टोटल उसमें जो बताई थी फाइनल पैनल रिपोर्ट WTO को मेंबर को जाता है कितने, उसके बाद फिर मैम क्या बोली थी, 3 सुनिए दोबारा मैं रिपीट कर रही हूँ। सबसे पहला आपने लिखा कंसल्टेशन, ठीक है, कंसल्टेशन मीडिएशन, ऑलराइट। फिर दूसरा जाएगा फिर पैनल सेटअप एंड पैनलिस्ट अपॉइंटमेंट के पास, ठीक है। उसके बाद जाएगा फाइनल पैनल रिपोर्ट टू पार्टीज, ठीक है। उसके बाद है फाइनल पैनल रिपोर्ट टू WTO मेंबर, उसके बाद है डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी एडॉप्ट्स रिपोर्ट, ब्रैकेट में आप लिखेंगे इफ नो अपील, ठीक है। तो विदाउट अपील, यहां तक अगर सब कुछ ठीक ठाक हो गया तो विदाउट अपील टोटल 1 साल लग रहा है, देखिए डिस्प्यूट सेटलमेंट में, ठीक है। तो आप यहाँ देखेंगे अगर ध्यान से तो 60 to 90 डेज के अंदर आपको अपील रिपोर्ट मिल गया, ठीक है। 60 to 90 डेज के अंदर आपको अपील रिपोर्ट मिल गया, और 30 डेज के अंदर डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी आपका एडॉप्ट्स अपील रिपोर्ट, ठीक है। ये है आपका डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी। अब मान लीजिए अगर क्वेश्चन आ गया आपका सीक्वेंस में पहले किसके पास जाना चाहिए, बाद में किसके पास जाना चाहिए,
या स्टेप्स अगर पूछा जाए किसी भी तरीके से, अगर क्वेश्चन आए स्टेप्स ऑफ डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म, ठीक है, ज्यादातर इसी तरह क्वेश्चन आने का चांसेस है, तो आप अरेंज कैसे करेंगे, ठीक है, अगर सीक्वेंस में करना होगा तो सबसे पहले कंसल्टेशन, नेक्स्ट वन इज पैनल प्रोसीडिंग, थर्ड वन इज एपिलेट बॉडी, लिख लीजिए स्टेप्स, आपको लिखना है स्टेप्स ऑफ डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म, सबसे पहले कंसल्टेशन, दूसरा पैनल प्रोसीडिंग, तीसरा अपीलेट बॉडी, चौथा कंप्लायंस पैनल एंड लास्ट वन इज आर्बिट्रेशन पैनल। ठीक है, तो यहां था आपका कंप्लीट WTO। अब इससे ज्यादा WTO में कुछ नहीं पूछता, ठीक है। WTO का एग्रीमेंट सबसे पहले कब फॉर्मेशन हुआ, ठीक है, एक बार रीडिंग दिए कि नहीं WTO का, जो आपके मॉड्यूल में है दिया हुआ, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है कि नहीं? नो मैम। एक मैंने पूछा है कि एक बार भी रीडिंग दिए कि नहीं WTO का मॉड्यूल से? नॉर्मल मैम दिया है। तो समझ में आ रहा है? यस मैम। क्योंकि जो भी इम्पोर्टेंट था, इम्पोर्टेंट का तो इनफैक्ट आप बता दें, उसमें है ही नहीं जो आप डिस्कस। हाँ, जितना था उसमें, जैसे कैसे आपके मॉड्यूल में क्या क्या दिया हुआ है, जैसे कैसे शुरुआत हुआ WTO का, ठीक है, WTO से पहले गेट का शुरुआत कैसे, आखिर क्या हुआ जो गेट आया, वो सब आपके बुक में दिया हुआ है, और जो जो मैं बताई हूँ आपको, एक्सप्लेन की हूँ, वही सब पूरा लंबा चौड़ा लिखा हुआ है, ठीक है। अब पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा, ऑलराइट। तो एक बार बस आपको रीडिंग मारना है, जो इम्पोर्टेंट था वो आपके नोटबुक में है, ठीक है। एग्रीमेंट का भी देखिए, सारा एग्रीमेंट दिया हुआ है, वो भी जैसे सब्सिडियरी का भी पढ़े होंगे तो बस वन लाइनर लिखा हुआ है, ठीक है, उससे ज्यादा मैं आपको यहाँ ब्रीफ करके बता चुकी हूँ, नॉर्मल। ठीक है। तीनों बॉक्स का डिस्कशन तो है, लेकिन Yes, देखिए डिटेल तो बस एक लाइन दिया हुआ है उसमें, है ना। देखिए ग्रीन बॉक्स के सामने है कि नहीं है मॉडल सामने में? यस मैम, यही है फुल। ठीक है, तो इससे ज्यादा नहीं है WTO में, एक बार आप रीडिंग दे दीजिए। और अब नेक्स्ट क्लास में एक आप लोगों के असाइनमेंट में भी इंडस्ट्रियल सिकनेस से क्वेश्चन देखने को मिला है, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल सिकनेस फटाफट हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, यस मैम। क्या क्या इंपॉर्टेंट है फटाफट निकाल लेंगे। और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में एक आध दो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, जैसे आपका ICIC हो गया, ठीक है, फिर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में SIDBI वगैरह हो गया, ठीक है, जो जो इम्पोर्टेंट है, LIC GIC, ये सब देखना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। या तो जो जो ऊपर ऊपर है हम लोग बस आपको ब्रीफ मिल जाए, वो हम लोग कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में, Yes, ठीक है। और क्या, और कौन कौन बच रहा है हमारा मॉड्यूल, तभी है नहीं पास में मेरे, मैम इंडस्ट्रियल डेवलप, और फिर इंडस्ट्री